Hello everyone, I am विशाल जोशी, डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन एंड एचओडी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम मार्क्स कैसे इंक्रीज करें, क्योंकि हमारा जो करियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की तारीख में अगर हम इस एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाते हैं तो हमारा करियर अच्छा बनता है, कॉन्फिडेंस आता है एक लाइफ में। तो हम आज बात करेंगे कि हमारे जो मार्क्स कम आते हैं उनके पीछे क्या रीजंस हैं, क्योंकि देखिए किसी भी बीमारी का इलाज तभी हो सकता है जब हमें उस बीमारी के बारे में पता हो। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत पढ़ते हैं। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो जो पढ़ते ही नहीं है, तो उन्हें तो ऑलरेडी पता है कि वो पढ़ते नहीं है इसलिए मार्क्स नहीं आ रहे, तो उनको पता है कि उनकी बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है, क्योंकि वो अगर पढ़ाई कर लेंगे तो उनके मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर उन बच्चों की भी है जो बहुत पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो उतना गेन नहीं कर पाते एग्जाम में जितना वो डिजर्व करते हैं या जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो आखिर क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम अपने एग्जाम में वो मार्क्स नहीं गेन कर पाते जो हम चाहते हैं? तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हर एक एग्जाम का अपना एनालिसिस करना आना चाहिए। तो आप पहला स्टेप नोट करिए, अपनी नोटबुक उठाइए और उस नोटबुक में लिखिए पेपर एनालिसिस बाय विजय सर, ठीक, विशाल जोशी सर। और उसके अंदर आप अब नोट करिए जो मैं आपको बोलता हूं। सबसे पहला पॉइंट कि आपको हर एक टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना है। क्लियर? टेस्ट पेपर एनालिसिस कैसे करते हैं अब मैं वो आपको बताता हूं। टेस्ट पेपर एनालिसिस करने के लिए आप दो कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में आप लिखेंगे जो आपके मार्क्स आए हैं, दूसरे कॉलम के अंदर आपको लिखना है कि जो मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते थे। क्लियर? अब जो पहला कॉलम होगा उस पहले कॉलम के अंदर आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में अपना कमेंट लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर वो सही हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए वो गलत हो गया। अब गलत जब हुआ वो सवाल, तो आपको ये तय करना है कि ये सवाल गलत क्यों हुआ। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो है वो सवाल गलत हो सकता है। पहला आपको नोट करना है कि क्या ये सिली मिस्टेक से गलत हुआ, कंसेप्चुअल मिस्टेक हो गई, यानी मैं कॉन्सेप्ट ही नहीं लगा पाया सही, मैंने गलत कॉन्सेप्ट लगा दिया जिससे गलत हुआ। इम्प्रॉपर रीडिंग, यानी कि क्या ये सवाल मेरा पढ़ते समय मैंने इसको गलत पढ़ लिया, जैसे कि कई बार होता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट और हम पढ़ लेते हैं सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इम्प्रॉपर रीडिंग की वजह से गलत हुआ है क्या। कैलकुलेशन मिस्टेक, क्या ये कैलकुलेशन की वजह से गलत हुआ है क्या। मिस क्लिक, जल्दीबाजी में हमने जो है वो क्लिक गलत कर दिया ऑनलाइन के अंदर फटाक से, इसकी वजह से तो गलत नहीं हुआ। इम्प्रॉपर रिवीजन, क्या ये सवाल जो था ये मैंने पढ़ा हुआ तो था, लेकिन मैं इस सवाल से रिलेटेड थ्योरी को मैं दोबारा रिवाइज करके नहीं जा पाया एग्जाम में, जिसकी वजह से मेरा सवाल गलत हो गया, तो इम्प्रॉपर रिवीजन की वजह से गलत हुआ है क्या। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कई बार सवाल करते समय हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, अचानक से घबरा जाते हैं सवाल की लैंग्वेज देख के या सवाल को बड़ा देख करके। कई बार हम देखते हैं बड़ा सवाल है तो हम घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर उस सवाल को हम पूरा पढ़ते तो वो सवाल बहुत छोटा होता। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से गलत हुआ है क्या। या ये नोट करिए कि आई कैन नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बिकॉज द क्वेश्चन इज टफ, यानी कि ये सवाल इसलिए गलत हुआ कि मैं इसको अटेम्प्ट करता ही नहीं तो सही होता, क्योंकि ये सवाल वैसे भी गलत होना था क्योंकि ये बहुत टफ था और मैं जितना भी मुझे आता उससे अलग था, वो मेरी इमेजिनेशन के बियॉन्ड था। क्लियर? तो ये आपने ऐसे करते करते हर एक क्वेश्चन के लिए अपना एक पेपर एनालिसिस तैयार कर लिया। ठीक, अब आपने मान लीजिए पेपर के अंदर मार्क्स ऑब्टेन किए, ठीक है, परसेंटेज वाइज हम बात करते हैं। सपोज मान लीजिए आपके मार्क्स आए टोटल करने के बाद 45%, सपोज मान लीजिए 45% है, जस्ट एग्जांपल लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि एक कॉलम बनाना है ऐसे, इस कॉलम में यहां पर आपको लिखना है कि मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए और दूसरी जगह आपको लिखना है कि जो मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते थे। ठीक, अब यहां पर आपको क्या करना है, जो भी सवाल आपने गलत किए उन सभी सवालों को आप यहां पर नोट करिए। जैसे मान लीजिए वो सवाल आपका गलत हुआ किससे, सिली मिस्टेक की वजह से, तो आप यहां लिखिए कि सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ। तो मैं ये कहता हूं कि अगर सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ है तो ये सही हो सकता था। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने, लाइक आपको कोई एक्स्ट्रा बुक सॉल्व नहीं करनी, लाइक आपको कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी, लाइक आपको इसके लिए जो है वो कोई एक्स्ट्रा मटेरियल परचेज करने की जरूरत नहीं है, लाइक आपको कोई एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, लाइक आपको बहुत बार रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, जब सिली मिस्टेक वाला अपना कॉलम आए तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है। अपना कॉन्फिडेंस रखते हुए ढंग से
कॉन्सेंट्रेट करते हुए उस सवाल को सॉल्व करना है। तो ये आपके ऊपर है, ये आपका अपना पार्ट होगा, जिसको अगर आपने थोड़ा सा पेशेंसफुली हैंडल किया तो अगले एग्जाम में आप ये सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यह लिख दीजिए कि सिली मिस्टेक से गलत हुआ, इसका मतलब ये आपके पार्ट का है, आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि अगले टेस्ट में आप जो है वो कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं करेंगे अगर आप पढ़ कर गए अच्छे से। तो इम्प्रॉपर रीडिंग, तो ये भी आपका पार्ट है कि अगली बार आप जब एग्जाम दें तो आप सवाल को अच्छे से पढ़ के जाएं। कैलकुलेशन मिस्टेक, ये भी आपका पार्ट हो जाएगा कि यार आपका जो है वो कैलकुलेशन मिस्टेक जब आप करें तो सही तरह से करें। ठीक है, मिसक्लिक, ये भी आपका पार्ट हो गया कि यार ये जो है मिसक्लिक नहीं करनी है अगली बार। ठीक है, इम्प्रॉपर रिवीजन, एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाऊंगा अच्छे से। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सवाल को पहले पूरा पढ़ूंगा, फिर उसके बाद देखूंगा कि ये सवाल हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर नहीं हो सकता तो उसे स्किप करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, और अगर टफ सवाल है तो भैया ये नहीं हो सकता था। समझिए, तो अब आपने क्या करा, ये सारी चीजें लिखी और ये सारी चीजें आपके पार्ट में थी, तो आप इन सारे सवालों को ये मान लीजिए कि सही हुआ है, मान लिया आपने सही हुआ है, और ये सारे सवाल सही हुए हैं ये मानना है आपको। ठीक है, मानने के बाद आप इनको यहां एक परसेंटेज लिखिए, और वो परसेंटेज आप देखिएगा क्या आता है। अगर मान लीजिए सपोज आपका 45% तो एग्जाम में आया, लेकिन ये सब काउंट करने के बाद आपका परसेंटेज कितना है, मान लीजिए आपका परसेंटेज आ गया 45 है, तो आपका करीब जो है वो 65% ही आया। मैं आपको गारंटी देता हूं कम से कम 10 से 20% मिनिमम आपका इंक्रीज हो जाएगा, जैसा मैं बता रहा हूं उस तरह से। तो आपने लिखा तो 65 आपके आ सकते थे, आ रहे हैं 45, यानी 20% ऐसे हैं जो सिर्फ आपके हाथ में है। 20% की औकात आपकी है भाई, आपकी, आप ला सकते हो ये मार्क्स आपके हाथ में है। इसके लिए ना आपको किसी टीचर की जरूरत, ना आपको इसके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत, ना आपको इसके लिए किसी डीएलपी की जरूरत, ना आपको इसके लिए किसी और मटेरियल के साथ प्रैक्टिस बुक की जरूरत। ये सिर्फ आपके हाथ की बात, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि आपको करना है। ठीक है, तो ये करने के बाद आपने देखा यहां पर आपके 45 आ रहे थे, यहां आपके 65 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये 20% आपके अपने हैं। सबसे पहला काम आपको इस 20% पर ही फोकस करना है। क्लियर, सबसे पहला काम किस पर करना है, 20% पर। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, या हमें जो गाइड कर रहे होते हैं या हमारे जो पेरेंट्स हमें सजेस्ट कर रहे होते हैं, वो क्या कहते हैं, जब भी हमारे मार्क्स कम आते हैं तो वो सबसे पहला सजेशन हमें देते हैं, बेटा आप और पढ़ो, और पढ़ो, और पढ़ो। क्या ये परसेंटेज जो आपका डिफरेंस दिख रहा है, क्या और पढ़ने से वो कवर होगी? नहीं, पढ़ा हुआ तो पूरा था, सफिशिएंट था जितना भी था। दूसरा, आपको कोई मटेरियल के लिए सजेस्ट कर देंगे, उसकी भी जरूरत पड़ रही है? नहीं। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम करते समय ही आप इन सारी चीजों को अपने बोलो इन्वॉल्व करो। जैसे मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले जब भी हमें कोई होमवर्क मिले, आप उस होमवर्क को एज अ टेस्ट पेपर ही करने की आदत डालें घर पे। और घर पे जब करें तो करते समय आपको किसी भी सवाल का आंसर तुरंत नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना। सबसे पहले आप एज अ टेस्ट पेपर करें, जिसके अंदर आपको लिखना है कि भाई आपने देखा, मान लीजिए 10 सवाल आपने किए, तो वो 10 सवाल आपको करने हैं। वो 10 सवाल आपको करने के बाद आपको आंसर देखने हैं। जो आपका गलत हो गया उसको आप हाईलाइट से हाईलाइटर कर दीजिए, हाईलाइट से। ठीक है, हाईलाइट्स करते जाएं, हाईलाइट्स करते जाएं, हाईलाइट करते जाएं। तो हाईलाइट करते जाएंगे तो आपके पास एक डेटा बैंक तैयार हो गया। एग्जाम से पहले जो मेन एग्जाम आपका होगा उससे पहले आपके पास एक डेटा बैंक तैयार ये हो गया कि आप जो है अपने सवालों को देख के बता सकते हैं कि ये 10 सवाल में से मेरे पास ऐसे 5 सवाल है जो मुझे नहीं आते। तो आप जब रिवाइज करेंगे एग्जाम के लास्ट में तो आप उसको रिवाइज कर लेंगे आराम से। क्लियर, तो वो रिवाइज करने के लिए आपके पास एक डेटा तैयार हो गया है। क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और आएगी, जब आईटी का एग्जाम या जेईई मेन का एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम देने जाएंगे या नीट का एग्जाम देने जाएंगे, तो उस समय हमें भी ये नहीं समझ में आएगा कि क्या रिवाइज करूं, इतना सारा पढ़ना है। लेकिन जब आपके पास वो मार्क किया हुआ होगा तो आपको पता है कि ये सब मुझे नहीं आता था या इन्हीं में मिस्टेक होती, तो बस यही पढ़ना है। आप समझ रहे मेरी बात? तो इस तरह से आपको ये समझ में आने लगेगा कि हमें पढ़ाई किस चीज पर करनी है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। तो वो सारी चीजें इन्हीं चीजों से इन्वॉल्व होंगी। अगर आप इन सब चीजों को ढंग से करते हैं तो आपके मार्क्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर, अब जैसे हम बात करते हैं यहां पर कि हम सिली मिस्टेक को कैसे रोकें, कंसेप्चुअल मिस्टेक को कैसे रोकें, इम्प्रॉपर रीडिंग को कैसे रोकें। अगला डाउट आएगा आपको,
सर कैलकुलेशन मिस्टेक को कैसे रोकें, आपने इस वीडियो में ये तो बता दिया कि ये सब आप कर सकते हैं और इनसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सब बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। इन सब के लिए मैं एक एक वीडियो आपके लिए बना के दूंगा, जिससे आपका प्रॉपर जिसे कहते हैं कि रिवीजन हो सके, प्रॉपर कैलकुलेशन आप मिस्टेक को बंद कर सकें, प्रॉपर सिली मिस्टेक्स आपकी ना हो और आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाए मैक्सिमम। तो जब आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जाएंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करना चाहूंगा यहां पर कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने ऊपर विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस रखें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर फोकस करें। ये सब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ही पॉइंट्स हैं। क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन से एग्जाम क्रैक नहीं होता। हम 18 घंटे पढ़ लेते हैं, नॉर्मल आपको कोई भी कहेगा तो ये कहेगा बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। नहीं, बहुत सारा पढ़ने की जगह बहुत सेलेक्टिव पढ़ें और जो पढ़ें उस पर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। ठीक है, तो तब तक के लिए आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आप अपने मार्क्स को इंक्रीज करेंगे। आज जाके सबसे पहले एक रजिस्टर में लिखेंगे, लिखने के बाद आप एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आप कितने ला सकते थे, कितने आए, दोनों का डिफरेंस देखना है और अगले टेस्ट के अंदर वो डिफरेंस मिनिमाइज करना है। सबसे प्राइम फोकस अगर आपने ये बना लिया कि ये जो डिफरेंस है इसे मिनिमाइज करना है बस, तो ये आपकी औकात होगी। जो आप ला सकते थे वही आपके आए हैं। फिर हम बात करेंगे किस पर, औकात बढ़ाने पर। मान लीजिए आपने 45 आ रहे थे और अब आप 65 लाने लग गए, तो ये 65 तो आपकी अब औकात हो गई। अब सेकंड हम बात करेंगे किस पर, 65 से 75 कैसे लाए, यानी कि वो वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें हम औकात कैसे बढ़ाएं। पहले अपनी औकात को पहचानना है हमें अपनी औकात तो पता चलेगी आखिर हम साले लाई कहां करते हैं। हम 18 घंटे पढ़ते हैं, हम 16 घंटे पढ़ते हैं, हम 10 घंटे पढ़ते हैं, हम 15 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम कितने ला सकते हैं ये सब काउंट कर लो। ये सब काउंट कर लो कि तुम्हारे मार्क्स आ सकते थे, ये गलतियां नहीं करते, तब भी तो देखें कितने परसेंट आ रहे हैं। अगर आपको लगता है साला आपके 98% आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी औकात 98 की हो गई। लेकिन अगर आपको लगता है यार अभी भी 75 ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब औकात तो 75 की है ना। हमें इस औकात को भी कितनी बनाना है, 85, 95 एग्जाम तक आपकी औकात इंक्रीज भी करेंगे अपन। ठीक है, और मिलके करेंगे। साथ देना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और अपने लिए पढ़ना है। समझ गए? चलिए तो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।